अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक। नाज़रीन, हुकूमत का टारगेट 30 जून को कौमी असम्बली से बजट पास करवाना है और यही वजह है कि नून लीग अपनी सबसे अहम इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिश कर रही है। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान होने वाली मुलाकात इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। अब इस मुलाकात के हवाले से मुख्तलिफ सूरत हाल सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बजट की मंजूरी में ताउन करने की यकीन दहानी करा दी है और साथ ही वज़ीर आज़म को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह कर दिया है। बिलावल भुट्टो ने शिकवा किया कि हुकूमत किसी फैसला साजी में हमें एतमाद में नहीं ले रही। सिंध के मुख्तलिफ मनसूबों में वफाकी हुकूमत की जानिब से संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा, जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने उनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की यकीन दहानी करवाई है और इस हवाले से मुज़ाकरात के लिए दोनों पार्टियों की जानिब से कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। लेकिन इस मुलाकात का एक पहलू पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरी भी बता रही हैं। वो ये फरमाती हैं कि बिलावल भुट्टो और वज़ीर शरीफ की मुलाकात नतीजा खेज साबित नहीं, अहम सियासी बैठक हुई है, वो तो मानी खेज साबित नहीं हुई है। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि नून लीग उन्हें अहम मामलात पर ऑन बोर्ड नहीं लेती। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी वजारतों को लेने से हिचकिचा रही है। अलामती ओहदे ज़रूर अपने पास रखे हुए हैं, लेकिन वो ये तासुर दे रही है कि वो नून लीग की हुकूमती पॉलिसियों से इत्तफाक नहीं करती। मगर लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने सिर्फ वजारतें नहीं ली, लेकिन तमाम हुकूमती मामलात में वो शामिल। अब पीपल्स पार्टी यही शिकवा कर रही है कि अगर वो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है तो उससे मुशावरत क्यों नहीं की जा रही। अब दिलचस्प बात यह है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा ये समझते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से राहें जुदा कर ली तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून को होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा नून लीग को खबरदार करते हुए कह रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी ने हाथ उठा लिया तो नून लीग के रहनुमा अडियाला जेल में होंगे। हसन मुर्तज़ा के इस शिकवे का जवाब शिकवा दिया मोहसिन नवाज रांझा ने कुछ इस तरह से कि अगर दोनों जमातें इक़्तिदार में ना हुई तो फिर दोनों ही अडियाला जेल में होंगे। अब पीपल्स पार्टी हो या नून लीग, आग दोनों जानिब बराबर लगी हुई है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को हुकूमत गिर जाने की सूरत में खबरदार कर रहे हैं कि दोनों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हसन मुर्तज़ा ने तो नून लीग की मुश्किल में इजाफे का इंदिया दे दिया है। कहते हैं कि फॉर्म 47 की कहानी अगर अनवारुल हक काकड़ ने ना खोली तो फिर पीपल्स पार्टी खोल दे। अब एक तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग में मुज़ाकरात चल रहे हैं और दूसरी जानिब बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है। अगर दोनों जमातें ये समझती हैं कि मुज़ाकरात से मामलात का हल निकाला जा सकता है तो फिर बयानबाजी से इख्तलाफात को हवा देने से गुरेज करना होगा। इसी मामले पर बात कर लेते हैं। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कादिर मंदोखेल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कादिर मंदोखेल साहब, वक्त देने के लिए, दस्तक के लिए आपने वक्त निकाला। सर, ये बात तो तय है कि अगर मुज़ाकरात करने हैं, अगर हल निकालना है, अगर कोई इख्तलाफात या तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करना भी है तो सर बातचीत से मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से दोनों जानिब से बयानबाजी हो रही है उससे तो हवा मिलेगी और मामलात मज़ीद बिगड़ सकते हैं। जी, जो हालात कल बिगड़ने थे वो आज बिगड़े तो ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह ये है कि मुस्लिम लीग नून का पहले साल ये हाल है तो आखिरी साल क्या हाल होगा। और आप मुझे बता दो, हमारी बजट के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमारे पार्टी की हाई लेवल पे शाज़िया मरी साहबा हमारी तर्जुमान है, या खुर्शीद शाह साहब हो, या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हो, या सलीम मांडवी वाला, इस लेवल पे उन्होंने बात की है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात है। अच्छा। और उसका सबूत ये है कि कल वज़ीर आज़म साहब ने बिलावल भुट्टो साहब वक्त को बुलाया था तहफ़्फ़ुज़ात सुनने के लिए और दूर करने के लिए। और ऐन कल सुबह जो न वो हनीफ अब्बासी साहब जो शहबाज शरीफ साहब का खास कहलाता है, उसका ये बयान तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये प्री प्लान है, ये शहबाज शरीफ साहब के कहने पे दिए है और ये समझ रहे हैं कि इसी तरह से हम बयान दे के शायद पीपल्स पार्टी को हम गंदा कर लेंगे। अच्छा, आप समझते हैं कि गुड कॉप बैड कॉप खेला जा रहा है? जी देखिए, मैं एक चीज बताऊं, मैं तो आपको दलाइल के साथ बात कर रहा हूँ ना। हाँ। कल शाम को मुलाकात 4 बजे तय थी और दोपहर में हनीफ अब्बासी साहब का ऐसी बयानात जो खुद भी उसको नहीं समझ में आ रहा है कि वो मतलब औकात से बढ़ के बात कर रहा है। अच्छा, और ये सारी बातें ऐन उसी वक्त पे उसी दिन करने की क्या जरूरत थी? ऊपर से मोहसिन शाहनवाज, ठीक है, हमारी तरफ से भी रद्द-ए-अमल है, बिल्कुल आना भी चाहिए और सबसे पहले तो मैं आवाज उठा रहा था। अब सवाल यह है कि इन सारी चीजों का तो एक ही जवाब है और खुद हनीफ अब्बासी साहब कह रहे हमें जरूरत नहीं है, पीपल्स पार्टी को जरूरत है। तो मेरे भाई जरा ये सोच लेना कि अगर पीपल्स पार्टी ने 16 महीने में पीडीएम हुकूमत को कंधा नहीं दिया है, इमरान खान की हुकूमत को हमने अदम एतमाद की तहरीक के जरिए, तो आप तो डर रहे थे उस वक्त भी, हमने नहीं हटाया, तो आपका सरबरा तो अभी भी लंदन की गलियों में भी नहीं फिर सकता था। और फिर जब ये सारी परफॉर्मेंस के बावजूद उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया,
नादरा की टीम आ गई एयरपोर्ट पे, 7 मिनट के अंदर उसके सारे केसेस खत्म हो गए। जिस शख्स ने मॉनिटरिंग जज था, जो अक्टूबर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने, तो वो भागा। ये किस वजह से? ये सिर्फ इस वजह से कि लेकिन पीपल्स सर पार्टी यही तो नून लीग ने कहती है कि सिर्फ फायदा मुस्लिम लीग नवाज नहीं उठा रही, केसेस के खात्मे की सूरत में हो या दीगर मामलात की सूरत में हो, फायदा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उठा रही है। यही तो वो लोग मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। अच्छा, आप मुझे बता दें, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ हतक की इज्जत के बिल के हवाले से। जी जी। ये हम पे जो इल्जाम लगा रहे हैं, हमारा गवर्नर बाहर जाते क्यों इंतजार नहीं किया? गवर्नर ने तो 2 साल के लिए तो नहीं जाना था, 2-4 दिन के लिए जाना था। दूसरी बात ये कि फिर अगर हमारा गवर्नर वो बिल वापस भी भेजता है असेंबली में, तो कानून ये है कि दोबारा अगर असेंबली भेज देते हैं तो गवर्नर साइन करे या न करे, 10 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली वो हो जाए। तो आप मुझे बताओ, ये ओहदा है, इसको आप इख्तियारात कहते हैं। ये एक रबड़ स्टैम्प ओहदे है, इनके कोई इख्तियारात नहीं है। इनको भी अगर आप हमारे गले पे पड़ा रहे हो, जो आपने सारे केसेस खत्म कराए, आपने सारे जो आपने कहा पाकिस्तान को नवाज दो, उसको लिया, और फिर जो फॉर्म 47-45 आपको दिखा दिया, तो आप मुझे बता दो, नवाज शरीफ की हिसाब के बारे में कहते हैं कि वो हारा हुआ है फॉर्म 47 में 70,000 वोटों से। अच्छा। अता तारड़ कैसे जीत गया? अता तारड़ कैसे जीत गया बिलावल साहब के मुकाबले में? अच्छा, ये जो फॉर्म 47 वाली कतकलामी होगी, मंदोखेल साहब, कतकलामी होगी सर, जो फॉर्म 47 वाली बात आपने की है, ये एक जो स्टेटमेंट भी है हसन मुर्तज़ा साहब की कि अगर कहानी अनवारुल हक काकड़ ने ना खोली तो पीपल्स पार्टी खोल देगी, ये कहानी है क्या? जरा ये थोड़ा सा इशारतन बता ही दीजिए। आपके तवज्जुह से मैं मुस्लिम लीग नून को चैलेंज करता हूं कि वो कुरान पे हाथ रख के बता दे कि वो जीते हुए। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, खुद अता तारड़, वो भी बिलावल के मुकाबले में। तो बात ये है कि ये सारी ये चीजें जो हो गई है, सारे जो मामले खत्म हो गए आपके सामने। अभी ये फॉर्म 47 के तहत ये हारे हुए लोग हैं, और हारने के बाद वो अभी जाके 1 साल पूरा नहीं हुआ और उनके जो ना पर खुलने लगे। तो मैं ये समझ रहा हूं कि पीपल्स पार्टी को आज ही आग खींचना चाहिए, या मजबूरन कि हुकूमत चल सके तो ये उनको बजट पास होने के बाद जो भी है। देखिए, बजट पास होने के लिए क्या थे, हमारे पहले जो सिंध पॉलिसी डूबा हुआ था, और बिलावल भुट्टो साहब ने जो 21 लाख मकानात के ऐलान किए, पहले भी 16 महीने में शहबाज शरीफ ने वादा किया है, जो झूठा निकला, आज भी उसने दिखाई नहीं है। फिर मेरे और शहबाज शरीफ साहब काल का एक है K5 मनसूबा, वहां के फंड के लिए बात की, खुर्शीद शाह साहब इसके गवाह है, और एंड टाइम पे इनकार कर दिए। K4 मनसूबा कराची बूंद बूंद को तरस रहा है, उसके लिए फंड न होने के बराबर दिए। तो आप मुझे बता दो, अगर पहले साल इनका ये हाल है, आगे जाके जब अपने पांव मजबूत करेंगे तब तो ये एक दूसरे को गले काटेंगे। लेकिन सर, जो आप बात कर रहे हैं, जो आपका बयानिया है, जो आपकी तहफ़्फ़ुज़ात है, जो सब इल्ज़ामात, बल्कि मैं अगर कहूँ तो वो बड़े करीब हैं अपोजिशन में बैठी एक मखसूस सियासी जमात के साथ मिलते जुलते हैं। तो क्या मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसी सूरत भी बन सकती है कि जो आप लोगों की आइडियोलॉजी, जिसके बारे में वो बैठे हुए जो बानी है एक जमात के, वो ये कहते हैं कि बिलावल की जो नज़रियाती सोच है वो हमसे मिलती जुलती है, तो कोई ऐसी सूरत हो सकती है मुस्तकबिल करीब में या बईद में? देखिए, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि इन लोगों से तो बेहतर है पीटीआई से हाथ मिलाना। मैं एक चीज ये बताऊं, कम से कम वो खड़े तो है ना, इनका तो कोई पता नहीं है, आज इधर है कल उधर है। आप देख रहे हैं, जब हमारे कंधों पे चढ़ के ये हुकूमत में है और हमें म्याऊ म्याऊ कर रहे हैं, तो आप मुझे बताओ आगे आखिरी साल में क्या होगा उनका। और फिर ये तो वैसे ही मशहूर है कि ये जो मजबूरी के वक्त जो ना पांव पकड़ते हैं, और जब मजबूरी निकल आती है तो गला पकड़ते हैं। अभी साल पूरा नहीं हुआ, गला पकड़ लिए। आपके सामने की बात है, हनीफ अब्बासी को, बिलाल कियानी को, इसको खुरम दस्तगीर को, इनको किसने खड़ा किया है? ये खुद शहबाज शरीफ ने खड़ा की है, और ऐन उसी वक्त पे, ताकि जो ना वो सबोताज करते और उनको अपने जो बातचीत का मुज़ाकरात है, और यही बातचीत का अमल आप देख रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं है। कमेटी खेल रहे हैं हमारे साथ। टोटल जो ना 9 दिन रह गए बजट में, 8 दिन रह गए पास होने में, और ये कमेटी खेल रहे हैं हमारे साथ। अच्छा मंदोखेल साहब, सर एक तनकीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर यह भी होती है कि जहाँ तक आइनी ओहदों का ताल्लुक है वो लोग तो आप हंसी खुशी ले लेते हैं, लेकिन जहाँ जिम्मेदारियों की बात आती है वो सारा मलबा आप लोग डालते हैं मुस्लिम लीग नवाज़ की इस हुकूमत पर। जो सख्त फैसले करने होते हैं वो आप लोग कहते हैं नहीं जी हमें वजारतें नहीं चाहिए। अब यही खुरम दस्तगीर ने भी कहा कि जी आपको गलबा ही नहीं मलबा भी उठाना पड़ेगा। तो इस तनकीद के जवाब में आप क्या कहेंगे कि आइनी ओहदे ठीक है जी हप हप, लेकिन जो जिम्मेदारियाँ हैं वो थू थू? देखिए, वो थू ये भी है, जो रबड़ स्टैम्प ओहदे हैं उसको आप जिम्मेदारी नहीं कह सकते हो।
एक वजीर खजाना होता है, एक वजीर दाखिला होता है, एक वजीर इंडस्ट्रीज होते हैं वगैरह, उनके इख्तियारात होता है। वजीर आजम के इख्तियारात है, सदर पाकिस्तान क्या इख्तियारात है, खुद आसिफ अली जरदारी साहब ने यही इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए। गवर्नर के क्या इख्तियारात है? आप मुझे बता दो, सिंध का गवर्नर बैठा हुआ है, पुख्तनख्वा का हमारा गवर्नर बैठा हुआ है, बलूचिस्तान का नून लीग बैठा हुआ है, इनके पास क्या इख्तियारात है? कुछ भी नहीं है। एक बिल वापस करने में और 10 दिन में वापस आने तक उनके इख्तियारात है, और वो भी 10 दिन में अगर सही नहीं किए तो वैसे ही कानून बन जाएगा। तो आप मुझे बता दो, इन डमी ओहदों के हाउस आप क्या हम इनके मलबा अपने सर तक कैसे उठा सकते हैं? आप मुझे बता दो, जो इनका या भी गंदम स्कैंडल है या 300 अरब का गबन हुआ, किसने किया है? ये बैठ जाना अनवारुल्लाह काकड़ के साथ कि शहबाज शरीफ ने गबन की या अनवारुल्लाह काकड़ ने किए, और अनवारुल्लाह काकड़ तो कहते हैं मैंने मुंह खोला तो ये मुंह दिखाने के लायक नहीं है। तो ये जरा मुनाजरा कर देना, हमारी तरफ से ये दावत है ना, दोनों मुनाजरा कर ले 24 चैनल पे, बता दे कि इसमें से सच कौन बोल रहा है। सवाल ये है, मैं फिर दोहरा रहूंगा, मुस्लिम लीग नून जब मजबूर होते हैं तो पांव पड़ते हैं, और जब मजबूरी निकल आती है तो गला पकड़ते हैं। एग्जैक्टली वही हरकत दोबारा कर दी उन्होंने। लेकिन सर, जिनके साथ आप मिलने की बात करते हैं या इशारतन कहते हैं कि उनके साथ वो बेहतर हैं इनसे, जिस जमात की आप बात कर रहे हैं, वो तो सर मजबूर हों या ना हो, तब दोनों सूरतों में वो गला ही पकड़ते हैं और वो सिर्फ तनकीद ही करते हैं, और वो सिर्फ यही कहते हैं कि फलां भी चोर है, फलां भी डाकू है, फलां भी चोर डाकू है, उससे बातचीत नहीं करूंगा। तो फ़र्क क्या हुआ फिर? देखिए, बात ये होता ना, फर्क तो मैं एक चीज ये बता रहा हूँ ना, मैं तो अपनी हुकूमत को यही कहूंगा, अपनी पार्टी को, कि जो कल आपने छोड़ना था आज ही छोड़। इस वजह से इनका कोई भरोसा नहीं है। ये जब पहले साल इनका ये हाल है तो आखिरी 5वां साल इनका क्या हाल होगा? तो वो आप देख रहे पंजाब में जो हमारे मुखालिफ अफसरान है, ब्यूरोक्रेट है, वो हमारे MP MNA के हल्के में लगा ली। इसका क्या मतलब? आप मुझे बता दो, सिंध में आइए, आपको कौन सा ऑफिसर चाहिए, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में चाहिए? वैसे तो इनका यहाँ एक MP MNA भी नहीं है। तो सवाल ये कि आप अगर इसी तरह करोगे तो फिर आप मुझे बताओ कैसे चलेंगे आपके साथ? लेकिन मनोखेल साहब, इसमें मसला ये है कि अगर इस हुकूमत को चलता किया जाता है या ये हुकूमत गैर मुस्तहकम होती है किसी भी वजह से, तो इसका फ़ायदा वो क़ुव्वतें उठाएंगी जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान मुस्तहकम हो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हालात बेहतर हो रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ऊपर जा रही है, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है, पाकिस्तान में पैसा आ रहा है। तो आपको नहीं लगता कि अगर आप ऐसी किसी भी कोशिश का हिस्सा बनेंगे इस हुकूमत को गिराने की, तो इसका अल्टीमेटली नुकसान जो है वो पाकिस्तान को ही होगा? तो आप मुझे बता दो, इसमें नवाज शरीफ की क्या कमाल है, शहबाज शरीफ की क्या कमाल है? किसका कमाल है? आप मुझे बताओ, जो बजट उन्होंने पेश किए है इसमें विजन क्या है? ये जो बजट है इसमें विजन क्या है? इसमें तो अपनी इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों को फायदा पहुंचाने की बात है, इसमें तो अपने लोगों को फायदा पहुंचाने की है, और प्राइवेटाइजेशन के जरिए अपने लोगों को इंडस्ट्री बांटना है। इसमें अपना विजन किधर है इनका? आप मुझे बता दो, नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का विजन किधर है? आप खुद भी कहता है कि आर्मी चीफ ने सारा करा है, कहा है ना शहबाज शरीफ साहब ने कि आर्मी चीफ का बड़ा अमल दखल है UAE से, सऊदी अरब से डील कराने का। तो भाई आपकी क्या कमाल है? आप किस लिए बैठे हो वज़ीर आज़म? अच्छा सर, एक तनकीद ये भी होती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर कि असल मसला या असल मुद्दा जो है वो है पंजाब, क्योंकि पंजाब में आप लोगों को स्पेस चाहिए और बड़े अरसे से ये कोशिश की जा रही है कि पंजाब में जो खोया हुआ मकाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो हासिल किया जाए। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ का जो गढ़ है वो एक तरह से पंजाब ही है, जैसे आप लोगों का गढ़ सिंध है। तो ये एक वजह बताई जाती है कि शायद पंजाब में स्पेस ना मिलना भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ी वजह है कि आपस में इख्तलाफात शुरू हो गए दोनों जमातों के। देखिए, पहले तो आप पंजाब न कहें, सेंट्रल पंजाब का है, जरूर उनका स्ट्रेंथ है। जनूबी पंजाब में तो हमारा शुरू से ही था, नंबर एक बात। दूसरी बात ये, मैं तो आपको क्लियर अल्फाज में ये बता रहा हूँ, जहां हमारे MP MNA है वहां उन्हीं अफसरान को लगाया जा रहा है जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि टफ टाइम देना, इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी को दबा के रखना। तो आप मुझे बता दो, एक तरफ आप फॉर्म पढ़ते हैं कि वफाकी काबीना में शामिल हो जाओ, दूसरी तरफ पंजाब में जो ना हमारे मुखालफिन को हमारे सर पे आप बिठाए जा रहे हो। तो इसका मतलब तो ये है ना कि आपने नहीं चलना है। आपका ये समझ रहे हैं कि आपने नहीं चलना है। मैं फिर वही कह दूंगा, हसन मुर्तजा वाली बात, कि ये हुकूमत खत्म होती है, आडालिया जब सारे पड़े होंगे, अभी गंदम के स्कैंडल में पड़े होंगे, और बाकी पुरानी तो छोड़ी है। और ये जो 7 मिनट के अंदर जो केसेस खत्म किए ये वापस बहाल भी हो सकते हैं। सही, ठीक है। कादिर मंदोखेल साहब, बड़ी तफसील से आपने अपनी जो ख्वाहिश है वो भी बता दी, और जो आपको लगता है हालात बन रहे हैं उस पर भी आपने रोशनी। बहुत शुक्रिया रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कादिर मंदोखेल साहब वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, आपने सुना क्या कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। अब एक और मामला जिस पर बात करनी है वो है इद्दत में निकाह का केस, जिस पर मज़ीद भी आपको बताएंगे कि अपडेट्स अब तक क्या सामने आई हैं।
वेलकम बैक जी। तो अब एक और अहम मामले की बात करते हैं जो कि इद्दत में निकाह के केस पर है। इसकी तवक्को की जा रही है कि जल्द ही इस केस का फैसला इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में हो जाएगा। आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत हुई। वकील सलमान अकरम राजा ने अपने दलाल जारी रखते हुए कहा कि शरीयत कोर्ट के दायरे इख्तियार में दिया गया फैसला फाइनल अथॉरिटी है। शरीयत कोर्ट के क़याम से पहले के फैसलों का हवाला नहीं दिया जा सकता। ये नहीं हो सकता कि तकी उस्मानी ने फैसला लिखा है तो इसको साइड पर रखते हैं। इस्लाम में एक उसूल है कि औरत की ज़ाती ज़िंदगी में नहीं झांकना। आला अदलिया ने सारा कसूर प्रोसिक्यूशन पर डाला कि उन्होंने औरत का बयान नहीं लिया। अदालत ने इस बुनियाद पर मुकदमा खारिज कर दिया था कि इद्दत के 39 दिन गुजर गए। इस पर जज अफजल मजुका ने कहा कि इस अदालत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत नहीं कहा जा सकता है। वकील बानी पीटीआई का कहना था कि मुस्लिम फैमिली लॉ में इद्दत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया। चेयरमैन यूनियन काउंसिल को तलाक का नोटिस जाने के बाद 90 दिन गुजरने चाहिए। इस केस में हर कोई मान रहा है कि तलाक तो बहरहाल हो गई है। इद्दत का तस्वुर शरई है। वकील सलमान अकरम राजा ने बताया कि फ्रॉड कौन कर रहा है, किसके साथ कर रहा है। 2 फरीकैन मौजूद हैं जिनमें से एक फ्रॉड होगा। जज अफजल मजोका ने दरियाफ्त किया कि 496 बी में तो सज़ा नहीं हुई। सलमान अकरम राजा ने बताया कि 496 बी ख़त्म कर दिया गया था, सज़ा की बात नहीं है। फ़र्द जुर्म भी 496 बी में आयद नहीं हुआ। 496 बी में 2 गवाहान लाजिम हैं जो सामने नहीं आए। खबर मानिका के मुताबिक 14 नवंबर 2017 में 3 बार तहरीरी तलाक दी गई। हमारे मुताबिक अप्रैल 2017 में बुशरा बीबी खबर मानिका की तलाक हुई। बुशरा बीबी तलाक के बाद अपनी वालिदा के घर चली गईं। 4 माह वहीं रहीं। बुशरा बीबी को दौरान ट्रायल अपना मौक़िफ़ सामने नहीं रखने दिया गया। सलमान अकरम राजा एडवोकेट ने दलाल दिए कि कानून का मकसद औरत को सहारा देना है। मैं सज़ा मुअत्तली के साथ साथ अपील पर भी मुआवनत करना चाहूँगा। मुझे मालूम है आइंदा चंद रोज़ में अदालत ने सज़ा मुअत्तली की अपील पर फैसला करना है। बाद अज़ां सलमान अकरम राजा ने मुफ्ती सईद के इंटरव्यू की कॉपी बज़रिया USB अदालत में जमा करा दी। उसके बाद खबर मानिका का एंकर शाहज़ेब खानज़ादा को जियो न्यूज़ पर दिए गए इंटरव्यू अदालत में चलाया गया। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि इंटरव्यू में शाहज़ेब खानज़ादा में भी साबिक़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल। 2 अहम मामलात हैं इद्दत में निकाह केस और जो वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो जिस तरीके से जो सलूक कर रहे हैं KP के साथ और वफाक के साथ जो उनका एक मुखासमत चल रही है उस पर बात करनी है। तो रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब शौकत बसरा साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब वक्त देने के लिए। सर ये बताइएगा, वैसे तो हम देख रहे हैं हालिया कुछ दौर से कुछ अरसे से बड़ी रिलीफ मिल रहा है, ठंडी हवाएं आ रही हैं बानी PTI के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो जो निकाह इद्दत में निकाह का केस है, क्या लगता है 25 जून को मुलतवी हुई है, 25 जून तक इसकी समाअत, इसमें भी रिलीफ मिल जाएगा आपके ख्याल में? जो आज की खास तौर पर समाअत है उसके रोशनी में अगर आपको क्या लगता है? जीशान भाई, सियासत और इखलाकियात का जनाजा है, जरा धूम से निकले। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो रही है कि पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम आज जेल में मौजूद है। एक निकाह के जुर्म में, अपनी शादी करने के जुर्म में उनको जेल में डाल दिया गया है। आपने कहा कि आपको रिलीफ मिल रहा है अदालतों से। आज 1 साल हो गया है 9 मई के बाद। आप देख लीजिए कि इमरान खान साहब पर 200 मुकदमा दर्ज कर दिए गए, जो उन पर 70 साल की उम्र से पहले एक मुकदमा दर्ज नहीं था, जिसमें गद्दार, दहशतगर्द, करप्ट, पता नहीं क्या क्या एलिगेशन लगाकर, और हद तो ये फिर हो गई कि उन्हें निकाह के जुर्म में अंदर कर दिया कि आपने निकाह क्यों किया है। आप रिलीफ की बात कर रहे हैं, अदालतें आज कह रही हैं, जजेस कह रहे हैं हम खुद गैर महफूज हैं, जजेस गैर महफूज हैं, सहाफी गैर महफूज हैं, सियासी कारकुनों को पाकिस्तान में जेलों में कन्वर्ट कर दिया गया, पाकिस्तान को कत्लगाह बना दिया गया है सियासी कारकुनों, ह्यूमन राइट्स के लिए और आम लोगों के लिए। तो मुझे बताइए ये क्या पाकिस्तान का आए? लेकिन बसरा साहब, आपका जब दौरे हुकूमत था 2018 के बाद, सहाफ़ी तो तब भी गैर महफूज थे, जजेस तब भी गैर महफूज थे, सहाफ़ी कितने उठाए गए, कितने वाक़यात ऐसे हैं, मैं नाम भी ले सकता हूँ। और इमरान खान साहब कहते थे कि मुझे तो पता ही नहीं ये बंदा उठाया गया था। तो ये वाक़यात तो तब भी पेश आ रहे थे सर। जीशान भाई, अहम सवाल है, लेकिन मैं इस इद्दत वाले केस का जवाब दे लूँ आपके सवाल पे आता हूँ। गुजारिश इतनी है कि आप अंदाजा ये करें कि ये पाकिस्तान की तारीख का वाहिद केस है जो एक मुंतखब वजीर आजम जो थे उन पर दर्ज हुआ, और आज तक हिस्ट्री में इसकी मिसाल नहीं मिलती, बल्कि पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। फिर क्या हुआ? रातों रात इसको रात को अदालतें लगाकर इसकी शहादतें मुकम्मल कराई गई। पहले कोई और मदई बना, बाद में वो माने का जो बुशरा बेगम साहबा की पाक दामनी की कस्में उठाता था, उनसे पाक दामन मैंने और जिंदगी में नहीं देखी।
लेकिन जब जैसे ही वो जेल काट कर वापस आए, वो खुद मुद्दई बन गए और वो अदालतों में जो कुछ उन्होंने गुफ्तगू की वो आपके सामने है। फिर आगे देखिए कि इसकी बहुत तेजी के साथ जेल के अंदर अदालतें लगा के समाअत मुकर्रर की, और जिस दिन लास्ट टाइम इसका फैसला होना था, वो जज साहब, मेरी वकालत का ये शायद जिंदगी का पहला केस है, किसी भी वकील का होगा, कि जिस दिन जज ने फैसला करना था, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं ये केस नहीं सुनता, उन्होंने मार कर दिया। लेकिन उन पर एतराज उठाया गया था ना, मुद्दई की जानिब से एतराज उठाया गया था, इसलिए वो अलग हुए इस केस से। नहीं भाईजान, मैं बताता हूं आपको, यही मुद्दई साहब ने दुराने समाअत, जब समाअत हो रही थी, इन पर इतराज उठाया था, तो जज साहब ने वो इतराज इन राइटिंग रिजेक्ट कर दिया था। ये दोबारा सिर्फ केस को डिले करने के लिए, अच्छा, बुशरा बेगम को दोबारा जेल में रखने के लिए, क्योंकि बुशरा बेगम को कसूर क्या है? वो सिर्फ समझते थे कि इमरान खान को कमजोर करने के लिए, इमरान खान को ब्लैकमेल करने के लिए, तोड़ने के लिए खान साहब को आज तक जितने मुकदमा दर्ज हुए, सिर्फ और सिर्फ सब मुकदमा झूठे और बेबुनियाद, खान साहब से सियासी इंतकाम के लिए मुकदमे दर्ज किए गए। कितने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स फाल हैं, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में कौन सी जमात की कितनी दरखास्तें दायर हैं, इस हवाले से फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की अपडेटेड रिपोर्ट जारी कर दी है। फाफिन रिपोर्ट में कहा गया है कि 23 में से 17 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स फाल हैं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में 377 इंतखाबी दरखास्तें दायर की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि इलेक्शन कमीशन और ट्राइब्यूनल्स ने दरखास्तों और इजाफी दरखास्तों की तफसीलात जाहिर नहीं की, इसलिए फाफिन ने कॉज लिस्ट पर इन्हसार किया है, जबकि फाफिन को सिर्फ 171 पिटीशन की सर्टिफाइड कॉपियाँ मिली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कौमी असम्बली के 50 और सूबाई असम्बलियों के 121 नताइज चैलेंज हुए। इलेक्शन पिटीशंस में 46% PTI के हिमायत याफ्ता और 13% JUI के उम्मीदवारों की पिटीशंस हैं। ट्राइब्यूनल्स में 9% पीपल्स पार्टी, 8% मुस्लिम लीग नून, 7% आज़ाद और 4% GDA, जबकि जमात इस्लामी, ANP और नेशनल पार्टी की 2% दरखास्तें हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में तमाम दरखास्तें PTI की हैं, पंजाब में 72%, सिंध में 49% और बलूचिस्तान में 6% दरखास्तें PTI की हैं। बलूचिस्तान में 25%, सिंध में 17% और खैबर पख्तूनख्वा में 16% दरखास्तें JUI की हैं। फाफिन रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में 17%, बलूचिस्तान में 13%, KP में 7% और पंजाब में 2% दरखास्तें पीपल्स पार्टी की हैं। पंजाब में 19%, बलूचिस्तान में 6% और खैबर पख्तूनख्वा में 4% दरखास्तें मुस्लिम लीग नून की हैं। तो ये तो फाफिन की रिपोर्ट है जो कि सही है। अब कुछ जिक्र उस शख्सियत का जो आज भी पाकिस्तान की पहचान, पाकिस्तान का मान, पाकिस्तान का नाज है। आज इस शख्सियत का यौम विलादत है, आज उनकी बर्थडे है, उनकी सालगिरह है, तो इस शख्सियत के बारे में बात करेंगे। और वो शख्सियत कोई और नहीं, बेनज़ीर भुट्टो शहीद है। और शहीद मरता नहीं, शहीद जिंदा होता है। कुछ लोग दुनिया से रुखसत हो भी जाएं तो दिलों में ज़िंदा रहते हैं। ऐसी ही एक सियासी शख्सियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की है, जो आज भी आवाम के दिलों में ज़िंदा हैं। आज बेनज़ीर भुट्टो की 71वीं सालगिरह मनाई जा रही है। वो 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में जलसे के बाद एक खुदकुश हमले में शहीद हो गई थी। बेनज़ीर भुट्टो आलमी और मुल्की सियासत में अपने वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह एक मुनफरिद और नुमाया मकाम रखने वाली शख्सियत थी। वो 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। रेड क्लिफ कॉलेज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ताला तालीम के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सियासियात, इक़्तिसादियात और फ़लसफ़े में डिग्रियाँ हासिल की। उन्हें सियासी सफ़र के आगाज़ में ही नहायत मुश्किल और तकलीफ़देह सूरत हाल का सामना करना पड़ा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद मुल्क में रहना मुमकिन ना रहा, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने बैरून मुल्क रहकर जमहूरी जद्दोजहद जारी रखी। अप्रैल 1986 में वतन वापस आईं तो उनका बेमिसाल इस्तकबाल किया गया। 1988 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की कामयाबी के बाद बेनज़ीर भुट्टो मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुई, मगर सिर्फ 18 माह के बाद ही उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। नवंबर 1993 में दूसरी बार वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुई, लेकिन 1996 में पीपल्स पार्टी के ही नामज़द सदर ने हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया। मुबजना इंतकामी कार्रवाइयों के बाद बेनज़ीर भुट्टो ने जलावतनी इख्तियार की और फिर 2007 में पाकिस्तान वापसी का ऐलान किया। जान का ख़तरा भी था उनको, लेकिन इसके बावजूद वो पहुंची 18 अक्टूबर 2007 को कराची। वहां पर एक बम से हमला भी किया गया था, लेकिन हौसले पस्त नहीं हुए और बिलाखिर 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे के बाद उन पर जानलेवा हमला हुआ और वो खालिक हकीकी से जा मिली। तो हम आज भी
बेनज़ीर भुट्टो शहीद को याद कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान का फ़ख्र है, पाकिस्तान का है। और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ जमहूरियत की बात होगी वहाँ बेनज़ीर भुट्टो का नाम भी उसी फहरिस्त में शामिल होगा। तो इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। दस्तक से ज़ीशान मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।